वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सर्वेस्टा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज वर्ब के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। पिछली 2-3 वीडियो हमारी वर्ब पे आ चुकी हैं और आज ये सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी वर्ब पे। इसके बाद एक और वीडियो आपको वर्ब में मिलेगी जो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्शंस को हम लोग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कुछ रूल्स अभी बचे हैं पिछली वीडियो में रह गए थे, उनको क्लियर करेंगे और वर्ब की फॉर्म्स को क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला रूल हमारा कहता है, इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड द वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। देखिए, जब कभी दो सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम और मोहन, ये दोनों सिंगुलर नाउन हैं और एंड से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या आई है, आर आई है। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे, ही एंड आई वर गोइंग टू द मार्केट। अब ही सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके लिए वर्ब क्या आई है, वर आई है, और वर जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो पहला रूल आपका क्लियर हो गया कि जब कभी दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, एंड से जुड़े होंगे तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, वो प्लूरल होगी। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड पॉइंट आउट टू द सेम थिंग और पर्सन, द वर्ब यूज्ड मस्ट बी सिंगुलर। देखिए, इसमें क्या है कि दो सिंगुलर नाउन्स की बात हो रही है और वो आपस में एंड से जुड़े होंगे, लेकिन वो किसी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, सेम थिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप हिंदी में कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, न कि बुनियादी चीज़ें हैं, ये कहा जाता है ना, बुनियादी चीज़ है। इस तरीके से जैसे दही और बड़ा, तो ये एक चीज़ कंसिडर किया जाएगा। अब राइस एंड करी इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द पंजाबीज़। तो राइस एंड करी ये एक ही यूनिट को शो कर रहा है। तो जब एक ही यूनिट को कुछ शो करेगा तो उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है, इज़ का। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ अवे। अब देखिए यहाँ पे जो एक यूनिट है कलेक्टर और दूसरा यूनिट है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जो कलेक्टर है उस वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। इज़ अवे मतलब वो बाहर है। तो इसलिए ये जब दो चीज़ें ऐसी एंड सी जुड़ी हों और वो सेम थिंग या सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हों, तो वहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। इसलिए यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है, आर नहीं यूज़ होगा, इज़ ही यूज़ होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है, अ नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड कलेक्टिव इन सेंस टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, जब मैंने ऐसे नाउन्स हैं, मैंने आपको नाउन्स जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में आपको मैंने बताया था। तो कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जो बताया था उसमें जैसे कमिटी था, पार्लियामेंट था, मॉब था, ठीक है, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो ये नाउन्स क्या होते हैं कि देखने में तो हमको क्या लगते हैं, सिंगुलर इन फॉर्म एंड कलेक्टिव इन सेंस टेक सिंगुलर वर्ब।
द कमेटी इज अनएनिमस इन इट्स ओपिनियन। द कमेटी इज अनएनिमस इन इट्स ओपिनियन। तो इन कलेक्टिव नाउन्स में एक चीज़ आपको समझनी है, मैंने इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है रूल थर्ड को, क्योंकि ये दो पार्ट में दो सेंस में यूज़ होता है। कैसे? क्योंकि ये जो पार्ट ए है इसमें देखिए कलेक्टिव नाउन जो कमेटी यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है? कमेटी, तो वो कलेक्टिव नाउन है। नीचे एग्जाम्पल नंबर बी में पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन कर रहे हैं सिंगुलर नाउन की तरीके से। किस तरीके से? सिंगुलर नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो व्यूज़ हैं, द कमेटी इज़ अनैनिमस इन इट्स ओपिनियन, कमेटी के जो विचार थे वो एकमत हैं। इसी तरीके से नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड इट्स स्पीकर, पार्लियामेंट ने अपने स्पीकर को चुना है। मतलब कि पार्लियामेंट कैसे चुनती? पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स के जो व्यूज़ थे, जो विचार थे अपने स्पीकर को चुनने के लिए, वो सेम थे। तो ये एक कलेक्टिवली जब फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, कौन कलेक्टिव नाउन, तो वहाँ पर उसका यूज़ सिंगुलर वर्ब की तरीके से होगा। कैसे होगा? सिंगुलर। इसलिए पार्लियामेंट हैज़, यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है और हैज़ सिंगुलर है। द कमेटी इज़, कमेटी के साथ इसका यूज़ हुआ है। अब आपको चीज़ें अभी और क्लियर हो जाएंगी जब हम इसके बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। देखिए बी पार्ट क्या कहता है? व्हेन देयर इज़ वननेस इन एक्शन द वर्ब इज सिंगुलर, बट when there is diversity and every member of the collective noun has to be mentioned the verb used is plural। समझ गए होंगे? क्लियर है बात? कि जब वननेस इन एक्शन, जब कलेक्टिव नाउन जो है वो उनके व्यूज मैच कर रहे होंगे आपस में, उनका डिसीजन एक जैसा होगा, तो वहाँ पर सिंगुलर यूज़ होगा। बट व्हेन देयर इज़ डाइवर्सिटी, जब उनके बीच में डाइवर्सिटी होगी, विभाजन होगा, उनके व्यूज़ अलग अलग होंगे, एंड एवरी मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन हैज़ टू बी मेंशन द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल। अब देखिए एग्जाम्पल में, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी किसको कहते हैं? जूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को, जूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को। तो जो जूरी थी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जूरी ने जो अपने विचार व्यक्त किए वो अलग अलग व्यक्त किए किसी ओपिनियन पे, किसी मैटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब उनके व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल यूज़ होगी, सिंगुलर नहीं यूज़ होगी। इसलिए जूरी जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये एज अ सिंगुलर भी वर्क करते हैं और प्लूरल भी वर्क करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है। क्लियर? इसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। अब एक कोई छोटा सा पॉइंट होगा, कोई विषय होगा जिस पर कमेटी के जो मेंबर थे उनके विचार डिफरेंट हो गए। तो जब विचार डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब ये वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। जब विचार अलग अलग हो जाएंगे तो वर्ब क्या यूज़ होगी? वर्ब यूज़ होगी प्लूरल, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूल फोर्थ कहता है आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन एंड अ प्लूरल वर्ब। अब ये याद रखना है, आ ग्रेट मेनी कहीं पे भी आ जाएगा, आ ग्रेट मेनी, तो आ ग्रेट मेनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो
प्लूरल होगा तो देखिए प्लूरल है अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम में क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स की जगह पर स्टूडेंट लिख देंगे, तो ये भी एरर आप में दी जा सकती है एग्ज़ाम्स में। और वर्ब भी प्लूरल होगी, जब स्टूडेंट लिख देंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वो यहाँ पर कर देंगे हैज़, तो वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आ ग्रेट मेनी के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा जो कि स्टूडेंट्स यूज़ हुआ है, ठीक है। और वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव यूज़ हुआ है, ये भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, आ ग्रेट मेनी। अब आ ग्रेट मेनी फिर आ गया तो मैन आया है, देखिए इसका मतलब ठीक है। और यहाँ पर हैव यूज़ हुआ है, ये भी ठीक है। तो आ ग्रेट मेनी मैन हैव कम। अब इसमें एरर बनानी होगी तो क्या करेंगे, अ ग्रेट मेनी मैन हैज़ कम, ये कर दिया जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल फिफ्थ क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई और द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट, ठीक है, किससे जुड़े होंगे, और से जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, और से जुड़े होंगे, तो जो क्रिया आएगी, जो वर्ब आएगी, वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकेंड सब्जेक्ट के। तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, हर सिस्टर्स। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, कृष्णा। तो वर्ब जो यूज़ होनी है वो हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर कृष्णा के अकॉर्डिंग यूज़ होती तो वाज होता, लेकिन नहीं। ग्रामर का रूल क्या कहता है, जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े होंगे तो वहाँ पर उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट होगी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन और रीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो अब देखिए, अगर कोई क्वेश्चन करे, अब यहाँ मोहन भी सिंगुलर है और रीटा भी सिंगुलर है, ठीक है, मोहन भी सिंगुलर है और रीटा भी सिंगुलर है। अब यहाँ पर यूज़ हुआ है, वर्ब यूज़ हुई है इज़। क्या, इज़। अब कोई आपसे क्वेश्चन करता है ये इज़ किसके लिए आया है, तो आप क्या बताएंगे, इज़ का जो यूज़ हुआ है वो रीटा के लिए हुआ है, ना कि मोहन के लिए। मोहन के लिए नहीं यूज़ हुआ है, रीटा के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं बट और से जुड़े हैं, तो जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आएगी। नेक्स्ट रूल 6 कहता है, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर प्लूरल इन नंबर टेक अ प्लूरल वर्ब। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो हमको सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो बाय नेचर प्लूरल होते हैं। तो वो प्लूरल होते हैं तो इसलिए उनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे मैंने आपको जब नाउन्स पढ़ाए थे तो उसमें एक नाउन्स ये भी बताया था आपको, पोल्ट्री। क्या बताया था, पोल्ट्री। पोल्ट्री किसको कहते हैं, जहाँ चिकन्स वगैरह जो हैं पाले जाते हैं उसको पोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड और बताया था आपको मैंने, जेंट्री। याद होगा आपको, अगर आपने नाउन की क्लास पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। जेंट्री वर्ड एक बताया था आपको मैंने। और स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ नई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। तो पोल्ट्री बताया, जेंट्री बताया, ठीक है। कैटल वर्ड है, उसी में प्यूपल वर्ड है। तो ये वर्ड देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट बाय नेचर ये प्लूरल होते हैं। तो जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा, इसलिए पीपल वर शाउटिंग। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, कैटल आर ग्रेजिंग। अच्छा, एग्जाम्स में इसमें एक एरर कर डाल दी जाती है, कैटल्स कर दिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो पहली चीज़ याद रखिए कि कैटल अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है और प्लूरल नाउन है। तो
जो चीज़ ऑलरेडी प्लूरल होती है तो उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कैटल का कैटल्स नहीं होता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूल 7 क्या कहता है? द टाइटल ऑफ बुक्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज और सब्जेक्ट्स विच लुक लाइक प्लूरल बट एक्चुअली आर इन सिंगुलर नंबर आर फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब। अब इसमें देखिए कितनी चीज़ें बताई गई हैं। टाइटल ऑफ बुक्स, किसी किताब का शीर्षक, किताब का नाम। नेम्स ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ कंट्रीज, दो चीज़ें। और सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट। विच लुक लाइक प्लूरल, जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअली आर इन सिंगुलर नंबर, लेकिन वो वास्तव में एक वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है मैथमेटिक्स, अब एस लगा हुआ है लेकिन मैथमेटिक्स क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए ये सिंगुलर नाउन हो गया और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो मैथमेटिक्स इज़ आ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए लिखा हुआ है, अभी मैंने क्या बताया, नेम्स ऑफ कंट्रीज़। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब इसमें एक वर्ड यूनाइटेड है, दूसरा स्टेट्स है और तीसरा अमेरिका है, ठीक है। लेकिन ये एक कंट्री का नाम है, अमेरिका को ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं और एक ये यूनिट की तरह काम करता है, इसलिए जो सब्जेक्ट है ये पूरा एक है और ये एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल इसका है, द थ्री मस्किटियर्स इज अ फेमस बुक। अब ऊपर बताया था टाइटल ऑफ बुक्स, किसी किताब का नाम होगा तो वो भी सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। द थ्री मस्किटियर्स, ये बहुत फेमस बुक है, एक नॉवेल है, ठीक है। द थ्री मस्किटियर्स इज़ अ फेमस बुक, तो इसलिए इसके साथ में किसका यूज़ होगा? इज़ का यूज़ होगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल है, व्हेन द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन the verb agrees in number and person with the noun or pronoun to which the relative pronoun refers। क्या कह रहा है? when the subject is relative pronoun। अब प्रोनाउन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था 10 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं और उसमें एक प्रोनाउन आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी था। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब कहता है व्हेन द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जब आपका कर्ता सब्जेक्ट क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। वर्ब एग्रीज इन नंबर्स एंड पर्सन, तो वर्ब जो आएगी वो उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी विद द नाउन और प्रोनाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स, जिसको वो नाउन और प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इशारा कर रही है, जिसकी तरफ इंगित कर रही है, रिफर्स कर रही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब आएगी। जैसे लिखा हुआ है हसन, हु इज़ माई सन हैज़ अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो अब ये हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है हसन को। तो जो वर्ब आएगी यहाँ पर वो हसन के अकॉर्डिंग आएगी, तो जो इज़ आया है वो हसन के लिए आया है। क्लियर? अब ये सेंटेंस जो दिया है दूसरा एग्जाम्पल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आपका और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कैसे? अब देखिए लिखा हुआ है आई हु एम एट योर सर्विस। सेंटेंस जब एग्जाम्स में आता है तो ये क्या लिख करके आता है पता है? आई हु इज़ एट योर सर्विस। यहाँ फिर एम की जगह पर इज़ लिखा होता है जब सेंटेंस एग्जाम्स में आता है, एरर डिटेक्शंस में। तो आपको क्या करना है? देखिए जो हु आया है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। तो जो वर्ब आएगी वो आई के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो आई के लिए क्या आएगा? एम आएगा। तो इसका मतलब ये आपका एम सही है। आई हु एम एट योर सर्विस
शुड नॉट बी इग्नोर्ड। क्लियर। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 9, इन केस टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके एग्जाम्स के लिए, एसएससी में और सुपर टेट में जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एज वेल एज आएगा किसी सेंटेंस में, क्या आएगा, एज वेल एज, तो एज वेल एज जब आता है तो सब्जेक्ट जो यूज होती है वो वर्ब जो यूज होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। देखिए एज वेल एज जब भी आएगा तो उससे दो नाउन्स जुड़े होंगे, एक उससे पहले और एक उसके बाद में। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, कांता एज वेल एज हर चिल्ड्रन, तो अब आगे यहाँ पर इज लिखा हुआ है, अब जबकि चिल्ड्रन के साथ तो आर होना चाहिए, बट रूल ग्रामर का कहता है जब एज वेल एज आएगा तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। तो कांता के लिए आया है इज। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर आर प्लेइंग। अब यहाँ पर जो ये आर आया है वो किसके लिए आया है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, इसलिए यहाँ पर आर आया है। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और ग्रामर को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी आर फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब। इनको रट लीजिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल तय है आपके एग्जाम्स में आना कि नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, एवरीवन एंड मेनी आ, ये कहीं पे भी आएंगे, आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, इज। क्लियर। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज। सी एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट्स इज, मेनी आ पर्सन वॉज, एवरी वन ऑफ देम डिजायर्स। अब डिजायर्स क्या शो कर रहा है, डिजायर्स V1 में क्या लगा हुआ है, S, V1 में S लगा हुआ है। तो इसका मतलब जब टेंस पढ़े होंगे आपने, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर डिजायर्स आया है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 11, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, खाली आइदर आएगा या खाली नाइदर आएगा, जिसमें आइदर और ना हो नाइदर नॉर ना हो तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओनली आइदर की बात हो रही है और ओनली नाइदर हो, नाइदर के साथ नॉर ना हो, आइदर के साथ आर ना हो, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है। जब आइदर के साथ और होगा और नाइदर के साथ नॉर होगा तो जो हमारी वर्ब होगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट के। तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, अब देखिए आइदर मेनी ब्रदर, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर और से सेंटेंस जुड़ा है और आई लिखा हुआ है। ठीक। और आगे ये वर्ब लिखी हुई है एम, तो ये एम किसके लिए आया है, एम आया है आई के लिए। क्यों, क्योंकि आई सेकंड सब्जेक्ट है। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, नाइदर ही नॉर दे, तो यहाँ पे दे के बाद आर आया है, तो आर किसके लिए आया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट मीन्स दे के लिए आया है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब
हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आ गई हैं। ठीक है, वर्ब के जितने भी रूल्स थे वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिए हैं। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई हैं। वैसे जनरली तो आप देखते होंगे कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं तो उसमें 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी होती हैं। चौथी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो आपकी जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको भी 4th फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर लिख दिया जाता है चार्ट में। ये मैंने अपना पर्सनल चार्ट बनाया है आपके लिए कुछ वर्ब्स को समझाने के लिए कि जो मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो 3 ही होती हैं। ठीक है, उनको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब रूट भी कहते हैं, और दूसरी फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ब इन इंग्लिश आर यूज्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। दे आर प्रेजेंट और फर्स्ट और रूट फॉर्म। इसको 3 नामों से जानते हैं: प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रूट फॉर्म। दूसरी पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। तीसरी पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म। ये 3 नामों से जानी जाती हैं। अब देखिए, जैसे प्ले है तो प्ले की पास्ट फॉर्म प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल प्लेड। गो की पास्ट फॉर्म वेंट और पास्ट पार्टिसिपल गॉन। स्लीप की पास्ट स्लेप्ट और पास्ट पार्टिसिपल स्लेप्ट। ठीक है, अब इसके कुछ जो रूल्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, जो चेंज होते हैं वर्ब में, वो हम आपको अब बताते हैं। तो 3-4 इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम समझाते हैं आपको, और होप कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वर्ब विद वॉवेल चेंज ओनली एज। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ वॉवेल चेंज होता है और वो फॉर्म्स बदल जाती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है अबाइड। क्या है? अबाइड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अबाइड। तो अबाइड में आई, देखिए वॉवेल है बीच में, ABIDE, आई वॉवेल है बीच में। तो आई चेंज इनटू, आई जो है आपका वो चेंज इनटू ओ। किसमें? ओ। यहाँ भी ओ में चेंज हो रहा है, यहाँ भी ओ में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड। इस तरीके से बिगिन, बिगिन वर्ब है। अब बिगिन BEGIN है, तो इसमें आई जो है वो ए में चेंज हो जाएगा, बिगिन, 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 बिगेन, बिगन, और यहाँ यू हो गया। तो देखिए ये क्या है, वॉवेल चेंज हो रहे हैं इसमें सिर्फ, और वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। कम, कम, केम, कम। डिग, डग, डग। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। देखिए सब में वॉवेल्स चेंज हो रहे हैं और वर्ब की फॉर्म बदल रही है। रिंग, रैंग, रंग। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए, वर्ब विद अ सफिक्स। सफिक्स इज अ रिफर्ड टू द लेटर एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। N, NE और EN इन द थर्ड फॉर्म एस। देखिए सफिक्स क्या होता है, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, उपसर्ग। पढ़ा क्या? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में पढ़ा है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये जो उपसर्ग होता है, क्या? उपसर्ग, ये वर्ड के पहले जोड़ दिया जाता है और नया वर्ड फॉर्म हो जाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय ये शब्द के अंत में जोड़ दिया जाता है और अंत में जोड़ने से नया वर्ड
फॉर्म हो जाता है। इंग्लिश में उपसर्ग को क्या बोलते हैं? उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। PREFIX, प्रीफिक्स। और प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्ब विद सफिक्स, सफिक्स कहाँ जुड़ेगा? लेटर्स के एंड में जुड़ेगा और नए वर्ड को फॉर्म कर देगा। क्या जोड़ करके? NNEREN इन द थर्ड फॉर्म बना देगा। एग्जाम्पल देखें, अराइज, अरोज और अराइजन। देखिए EN जुड़ा, EN और थर्ड फॉर्म बना दी इसने, अराइज, अरोज, अराइजन। ब्लो, ब्लू और ब्लॉन, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। बियर, बोर, बॉर्न। ठीक है। अब ये क्या ऐड हो रहे हैं? ये सब इसमें सफिक्स ऐड हो रहे हैं कुछ ना कुछ। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ईट, एट, ईटन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। सी, सा, सीन। राइज, रोज, राइजन। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है वर्ब विच ड्राइव देयर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बाय द addition of D, ED or T, and without a change in the vowel S. क्या? verb which derive their second and third forms by the adding of, क्या जोड़ करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म प्राप्त होगी? D, ED और T, विदाउट चेंजिंग इन द वोवेल, बिना वोवेल को चेंज किए। ओके, देखिए वॉक है, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड। बर्न, बर्न्ड, burnt. Climb, climbed, climbed. Hear, heard, heard. Clear? Next rule, rule number 4th, क्या कहता है? Verb that have a vowel change as well as the addition of suffix s. अब इसमें भी suffix ऐड करना है। वर्ब दैट हैव अ वॉवेल चेंज, वॉवेल चेंज करके हम इसमें सफिक्स के माध्यम से अपनी थर्ड फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है? कैसे? देखिए फील लिखा हुआ है, फील लिखा हुआ है, सॉरी, फील, फील, फेल्ट, फेल्ट। अब डबल वॉवेल था, एक हटा दिया, एक रह गया और टी ऐड कर दिया। क्या? टी, फेल्ट हो गया। थर्ड फॉर्म भी फेल्ट हो गई। इस तरीके से नील, नेल्ट, नेल्ट, नील, नेल्ट और नेल्ट। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। सेल, सोल्ड और सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। कैन, कुड, कुड। सीक, सॉट, सॉट, सीक, सॉट, सॉट। टेल, टोल्ड, टोल्ड। क्लियर है? लास्ट में फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या बताता है? इन सम केसेस, कुछ केसेस में द वर्ब्स रिटेन देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी। वर्ब क्या रिटेन करती है? अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को इन ऑल द थ्री फॉर्म्स।
दे एंड इन डी और टी, डी और टी एज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए बेट लिखा हुआ है, तो इसमें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को ये रिमेन सेम रखती है, ये चेंज नहीं होती। जैसे बेट बेट बेट, ये बेट ही रहेगी। कास्ट कास्ट कास्ट, हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, शट 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 शट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, रिड रिड रिड। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती हैं, वो एक ही जैसी रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वेल स्टूडेंट्स, आपने एंजॉय किया होगा। एट द एंड आई वांट टू से दैट there are no hard and fast rules by which one can make out by looking at a verb how it is going to change its form. Therefore, in order to be able to use verbs correctly in all their forms, it is essential to develop familiarity with them. This can be done by the reading and if possible memorizing the list of verbs with their different forms that can be found in any book of grammar. मतलब कि आपको क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि ये बदलाव कर दिए, चेंजेस कर दिए और आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स इसकी प्राप्त कर ली। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, कि जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपके विचार जो हैं वो सॉलिड होते जाएंगे। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें।